गुड इवनिंग, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, जो हमारा सोशल फार्मेसी का दूसरा चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत सारा डिटेल्स हम लोग को देखना है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैं बनाऊंगा। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो पहला वाला रहेगा उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ये होता क्या है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये होता क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखो, हम लोगों को क्या देखना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो होते हैं, जो जैसे फार्मासिस्ट हो गए, तो वो फार्मासिस्ट हमारे जो सोसाइटी में, हमारे जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस एरिया में उनका रोल क्या हो सकता है, परिवार में, एरिया में, सोसाइटी में क्या उनका रोल हो सकता है फार्मासिस्ट का, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। जिस जो क्या होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ऐसा समझ लो कि जो भी डिजीज है, जो भी डिजीज है, डिसऑर्डर्स है, कोई इलनेस है, उसको कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, या अगर वो चीज़ हो गई है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए, कैसे वो दूसरे को एजुकेट करना चाहिए। अगर जो मेडिकेशंस है, वो मेडिकेशंस का टाइम क्या है, उस टाइम पे लेना चाहिए, और उसके बारे में किस तरह से रहना चाहिए, हमारा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उस चीज़ को लेके कितना हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो, कोई भी चीज़ के बारे में अगर हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो वो जो पेशेंट रहेगा वो क्या बहुत ज़्यादा डर जाएगा या घबरा जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ठीक होने की जो क्या बोलते हैं, जो टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है, वो ज़्यादा हो जाता है, और वो जल्दी से रिलीफ नहीं होता, जल्दी से आराम नहीं होता उस पेशेंट को। इसलिए उसका ध्यान देते हुए क्या होता है कि पूरा अच्छे से उसके बारे में डिटेल्स में बताना, डिटेल्स में समझाना, तो मतलब क्या हो रहा है उनको पता रहेगा। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ये मतलब समझो, जो भी सोसाइटी में, जो भी इन्वायरमेंट में, जो भी फैमिली में कुछ डिजीज, डिसऑर्डर्स, इलनेस, कुछ भी चीज़ होता है, तो उसके बारे में सही जानकारी देने का काम कौन करते हैं, जो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है हमारा डेमोग्राफी। पहला क्या होता है हमारा डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी मतलब ये होता है, पहला क्या देखेंगे हम लोग, डेमोग्राफी। देखो, डेमोग्राफी क्या होता है, जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन को कैसे, उस पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज लेने को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब बोलते हैं पॉपुलेशन, जो ह्यूमंस का पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्लियर। ये क्या होता है मेनली ना, देखो किस किस चीज से होता है। पहला तो हो गया जो कोई भी चीज, जो अगर उसमें डेथ होता है किसी का, या कोई माइग्रेट करता है, या डेथ होता है, या जन्म होता है, डेथ होता है या बर्थ होता है, या माइग्रेट करते हैं, तो इसमें भी चेंजेस हो सकता है। और क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट से क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट से क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हो सकता है कि जैसे फीमेल है, मेल है, फीमेल को अलग रखना, मेल को अलग रखना, एक कैटेगराइज। मतलब क्या होता है कि देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो होता है उसमें हमारा पहला कौन सा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे गवर्नमेंट को अगर डेमोग्राफी पता रहेगी कि जैसे इस एरिया में, जैसे कोई भी एक एरिया ले लो, तो उस एरिया में अगर इतने लोग प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया XYZ एरिया ले लिए, जैसे मुंबई का अंधेरी एरिया हो गया, अंधेरी एरिया, अंधेरी एरिया में अगर 2 लाख लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, हाँ, अगर 2 लाख लोग रहते हैं तो उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन, और जो न्यू कंपनीज ओपन हो रही हैं, तो उस एरिया में ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एज कंपेयर टू बाकी जो दूसरे होते हैं, जैसे सेंटा क्रूज हो गए, खार हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेस है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, उस प्लेस में अगर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अगर कम है,
एज कंपेयर टू अंधेरी। तो क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गवर्नमेंट को स्कीम बनानी है उस स्पेसिफिक प्लेस के लिए, उस स्पेसिफिक प्लेस के लिए जो भी स्कीम बनानी है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को इजी हो जाएगा बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट को पता रहेगा कि उस एरिया में कितने लोग हैं, आदमी ज़्यादा हैं या औरत ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा है या तो बूढ़े ज़्यादा हैं। अगर बूढ़े ज़्यादा हैं, अगर बूढ़े ज़्यादा हैं तो क्या बनाने की ज़्यादा जरूरत रहेगी, हॉस्पिटल। उस एरिया में क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अगर वही बच्चे, तो उस एरिया में क्या खेल कूद का और मैदान हो गया, गार्डन्स हो गया, ये चीज़ें क्या हो जाएगी अगर बच्चे हैं तो। क्लियर। ये अगर फीमेल्स है तो ये अगर फीमेल ज़्यादा है तो उधर उसी एरिया में ऐसा डिफरेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो औरतें हैं वो भी जाके उधर काम कर सकती हैं, तो मतलब ये होता है कि अगर डेमोग्राफी पता रहेगी तो उसके बेस अगर डेमोग्राफी पता रहेगी तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि कितना कौन सा क्या क्या चीज इधर लाना है, इन द सेंस क्या होता है कि कौन कौन सा स्कीम इस एरिया में लाना है और कौन से स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। स्पेसिफिक ग्रुप कैसे, मेल हो गए, फीमेल हो गए, ओल्ड एज गए या बच्चे हो गए। क्लियर। इसको डिफरेंट चीजों से क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे पहला हो गया कि पॉपुलेशन को जो साइज है वो हो गया, और दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन साइज, मतलब क्या क्या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, इस एरिया में इतना है, उस एरिया में इतना है, इस एरिया में इतना है, मतलब एरिया वाइज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। और कंपोजिशन, मतलब इस एरिया में जो प्रेजेंट है, उस एरिया में जो प्रेजेंट है उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं और उनकी एज कितनी है, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, तो इसके बाद ना डेमोग्राफिक साइकिल देख लेते हैं। पहले इसको पहले इरेज करते हैं। इसके बाद आता है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल है, इसका ये मतलब होता है कि देखो जो डेमोग्राफिक साइकिल है एक टोटल कितना 5 टाइप्स के होते हैं, कितना होता है 5 स्टेज होता है, 5 स्टेज। क्लियर। फाइव स्टेज होता है। ये जो 5 स्टेज होता है इसको ना हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिखा देते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको दिखाते हैं फर्स्ट स्टेज। ये जो फर्स्ट स्टेज होता है इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं, हाई स्टेशनरी फेज, हाई स्टेशनरी फेज। क्लियर। इसका मतलब ये होता है हाई स्टेशनरी फेज का कि इसमें जो बर्थ रेट होता है और जो डेथ रेट होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम। क्लियर। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, दोनों सेम होता है। क्लियर। देखो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, इसको क्या बोलते हैं, हाई स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है पता है, जब हमारा इस स्टेज में कौन कौन से पता है, जो अमेरिका है और अफ्रीका और साउथ एशिया जो है इस फेज में आते हैं। इस फेज में कौन कौन से आते हैं, अफ्रीकन और साउथ एशिया। क्लियर। इसमें क्या होता है कि जैसे ज्यादा ना जितने पैदा होते
जितने बच्चे पैदा होते हैं उतना ही क्या होता है कि उतना ही देखो जितना पैदा होंगे उतना ही क्या होंगे, मरेंगे। क्लियर। इस वाले स्टेज में 1920 में इंडिया जो था इसी स्टेज में था। जो फर्स्ट स्टेज था हाई स्टेशन फेज, 1920 से पहले जो भी स्टेज था उसमें कौन आता था, उसमें इंडिया आती थी। क्लियर। उसमें कौन आता था, इंडिया। फर्स्ट स्टेज हो गया। और दूसरा स्टेज क्या होता है, इसको नीचे लिखता हूं। दूसरा स्टेज है सेकेंड स्टेज। जो दूसरा स्टेज आता है इसका ये मतलब होता है कि जो बर्थ रेट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डेथ रेट क्या होता है, डाउन हो जाता है। डेथ रेट क्या हो जाता है, डाउन होता है। बर्थ रेट सेम होता है, जैसे पहले बर्थ हो रहा था वैसे हो रहा बर्थ रेट, लेकिन अभी क्या हो गया कि जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वो क्या हो गया, गिर गया। मतलब अब क्या हो जाएगा कि जब डेथ रेट अगर कम हुआ है और बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, मतलब उतना ही है, मतलब अगर 10 पैदा हो रहे थे पहले तो 10 क्या हो रहे थे, डेथ हो जा रहा था। 10 पैदा हो रहा था, 10 लोगों का डेथ हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 10 तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, 7 पे आ गया। वो क्या आ गया, 7 पे। तो धीरे धीरे ये जो नंबर रहेगा ये नंबर बढ़ेगा ही, क्योंकि इस अगर मैं मंथ की बात करूं तो इस मंथ में क्या हो गया, 3 ज्यादा हुए, ऐसे ही 3 ज्यादा हुए। तो ऐसे अगर 12 महीने का अगर कैलसी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ गए। तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो जो पॉपुलेशन रहेगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और तीसरा स्टेज आता है हमारा तीसरा स्टेज आता है, देखो ये वाला जो फेज होता है सेकंड वाला फेज, इस सेकंड वाले फेज को बोलते हैं अर्ली एक्सपांडिंग फेज। अर्ली एक्सपांडिंग फेज, अर्ली एक्सपांडिंग फेज हो गया। देखो उसके बाद हमारा आता है तीसरा वाला जिसको बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग फेज। थर्ड स्टेज, ये जो थर्ड स्टेज है इस थर्ड स्टेज को बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग फेज। क्लियर। लेट एक्सपांडिंग फेज है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बर्थ रेट है वो तो गिरता ही है, और डेथ रेट भी धीरे धीरे फर्दर, डेथ रेट भी क्या होता है, धीरे धीरे फॉल होने लगता है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों सेम होता है, तो जो पॉपुलेशन रहती है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। क्लियर। लेकिन जो सेकेंड वाला फेज होता है, जो होता है सेकेंड में क्या होता है, अर्ली एक्सपांडिंग फेज। इसमें पहले क्या होता है कि डेथ रेट तो गिर रहा है, लेकिन जो बर्थ रेट है उतना ही है। पहले डेथ रेट कितना था, 10 था, अभी डेथ रेट कितना हो गया, 7। इसलिए क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। और रही बात जो थर्ड वाला स्टेज है, इसमें क्या हो जाएगा, जो बर्थ रेट जो रहेगा वो गिरेगा, उसके साथ में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो फॉल्स रहेगा वो किसका, डेथ रेट का भी होगा। क्लियर। ये जो थर्ड स्टेज होता है इसमें ना हमारा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, आने लगती है। देखो और इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन ना इसमें बढ़ती है, और इसमें इसी स्टेज में अभी इंडिया हो गई, सिंगापुर हो गई, चाइना हो गया, ये सब देश क्या होते हैं, आते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग फोर्थ देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, फोर्थ फेज को बोलते हैं लो स्टेशनरी फेज। लो
स्टेशनरी फेज। ये जो लो स्टेशनरी फेज है, लो स्टेशनरी फेज है, इसका मतलब ये होता है कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट है इक्वल्स है और डेथ रेट, बर्थ रेट किसके, बर्थ रेट इक्वल्स है डेथ रेट के, बर्थ रेट इक्वल्स है डेथ रेट के। क्लियर? जितना जितना बर्थ हो रहा है, जितना बर्थ हो रहा है उतना ही क्या होता है, उतना, देखो जितना बर्थ होगा, एकदम ऐसा लिख लो, बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट। अगर 10 का बर्थ हो रहा है तो 10 लोग क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? क्लियर? बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री है इसी स्टेज में है, 0 वाले फेज में, जिसको बोलते हैं लो स्टेशनरी फेज। मतलब एकदम जो जो मूवमेंट था, जो इंक्रीज हो रहा था, वो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ वन। उसके बाद हमारा क्या होता है, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन को बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ स्टेज। क्या बोलते हैं, निगेटिव नेगेटिव ग्रोथ स्टेज। क्लियर? ये जो नेगेटिव ग्रोथ स्टेज है इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। इसको और क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज, ये जो डिक्लाइनिंग स्टेज होता है इसका ये मतलब होता है कि कैसे बताऊं मैं, जो ना जो डेथ रेट होता है, जो डेथ रेट होता है वो क्या हो जाएगा कि ज्यादा रहेगा, वो क्या हो रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो बर्थ रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेथ रेट मोर, बर्थ रेट लो, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट, देन डेथ रेट। क्लियर? जो बर्थ रेट है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू डेथ रेट। क्लियर? मतलब 10 अगर पैदा हो रहे हैं, 10 लोग अगर पैदा हो रहे हैं तो कितने लोग मर जा रहे हैं, ये हो गया बर्थ, और कितने लोग मर जा रहे हैं, 15। तो क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे जो पॉपुलेशन, पहले ये ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया ग्राफ, पहले पॉपुलेशन ऐसे थी, ऐसे थी, अभी क्या हो गया, पॉपुलेशन ऐसे 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 गिरने लगी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज। ये क्या हो गया, डिक्लाइनिंग स्टेज। क्लियर? जो जर्मनी है वो इसी स्टेज में है, जो जर्मनी है वो इसी स्टेज में है। क्लियर? इतना शायद देखो, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डेमोग्राफी के बारे में, आप सिंपल सा एक ही काम लिखो, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख लो। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, इट इज द स्टडी, इट इज a scientific study of human population. Clear? It is a study of human population. It is mainly concerned with change in population size and distribution of population and composition like age and sex. Clear? And demographic cycles divided into 5 stage, which one, first one high stationary phase. It means death rate and birth rate almost same, death rate and birth rate almost same, and इंडिया बिफोर 1920 इसी स्टेज में था। क्लियर? 1920 के पहले इंडिया इसी स्टेज में था, ऑलमोस्ट कितना था, जितना डेथ रेट था उतना ही बर्थ रेट था। क्लियर? उसके बाद आता है सेकेंड वाला जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे
जो बर्थ रेट होता है वो तो सेम हो रहा है, लेकिन जो डेथ रेट था वो क्या हो जाए, गिर गया। डेथ रेट क्या हो रहा है, गिर रहा है। 10 अगर बर्थ हो रहा है तो 5 क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, डेथ होगा। तो मतलब ये जो डेथ रेट है ऐसे धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि हमारा तीसरा आता है जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, ये देश आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग स्टेज। इट मीन्स हियर मोर्टेलिटी कंटिन्यू टू फॉल्स बट बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। It means birth rate falls, but death rate further falls. Clear? And talk about stage 4. स्टेज 4 को बोलते हैं लो स्टेशनरी फेज। इसमें को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रोथ। मतलब कि जितना बर्थ हुआ उतना क्या हो जाएगा, डेथ। जितना बर्थ उतना डेथ। क्लियर। अगर 10 का जन्म हो रहा है तो 10 लोग का डेथ भी होता है। क्लियर। उसके बाद आता है नेगेटिव ग्रोथ स्टेज। इसका मतलब ये होता है कि जितना समझे कैसे बोलूं मैं, जितना पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मर रहे हैं। जितना पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा क्या हो रहा है, मर रहे हैं। 10 अगर पैदा हो रहे हैं तो 15 लोग मर जा रहे हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा पूरा डिटेल्स। ये हमारा कंप्लीट डिटेल्स हो गया, हमारा हो गया डेमोग्राफी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना फैमिली प्लानिंग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, फैमिली प्लानिंग देख लेते हैं। देखो जो फैमिली प्लानिंग होती है, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जब भी शादी होती है, इसको पहले नीचे हेडिंग डाल देता हूँ, फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस है इन द एग्जामिनेशन। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जब भी शादी करते हैं तो उस शादी के टाइम पे, जब भी शादी कर लिए उस शादी के टाइम से ही डिसाइड ऐसा कर लेना चाहिए कि कितना बच्चे चाहिए और कौन से टाइम पे चाहिए, या शादी के बाद, या दोनों ऐसा सोच रहे हो कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का। अगर अडॉप्शन भी करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, और ये फैमिली प्लानिंग का बहुत ही अच्छा रूल होता है। क्लियर। मतलब जब भी आपको शादी हुआ, जब भी मैरिड हुए, मैरिड के बाद ये डिसाइड कर ले कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बच्चा। फिर उसके बाद अगर बेबी चाहिए तो वो कितने साल में चाहिए। देखो नॉर्मली एक से दूसरे बच्चे के बीच में जो टाइम होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन, वो मोर देन 3 इयर्स होना चाहिए। 3 to 4 इयर्स के बीच, 3 to 4 इयर्स का होना चाहिए। उसके पहले बेबी को नहीं करना चाहिए। 3 इयर्स के अबव अगर हो गया है फर्स्ट वाला बेबी तो दूसरे बेबी को कर सकते हैं। अगर आप उसके पहले करते हैं तो क्या होता है कि मदर जो होती है उसको भी बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस होती है, और जो फीटस रहेगा उसका भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। क्लियर। इसके लिए सही टाइम, सही नंबर, ये आपके माइंड में पहले से ही डिसाइड होना चाहिए ड्यूरिंग योर वेडिंग और आफ्टर योर वेडिंग। क्लियर। ये पहले से थिंकिंग आपके मन में होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आज के टाइम पे बहुत लोग अडॉप्शन कर रहे हैं, तो अडॉप्शन करने का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। और जो बच्चे बाहर ऐसे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है, अगर आप उनको प्यार देंगे तो वो अच्छे से ही समाज को बदल सकते हैं। क्लियर। क्योंकि उनको ऐसा फील आएगा कि मेरा कोई नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मम्मी पापा मिले, इतना प्यार से रखे, ऐसा उनके मन में आएगा। क्लियर। अगर मैं इसकी पूरा डेफिनेशन की बात करूं तो फैमिली प्लानिंग इज द वे टू डिसाइड द नंबर and the timing of children in the family, so it is way of life adopted by family couples to promote the welfare of their families, and later it has been named as family welfare. Clear. Name as a family welfare. उसके बाद आता है कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर
आपको अगर बेबी नहीं चाहिए, अगर बच्चा नहीं चाहिए, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करने की वजह से क्या होता है कि एक आध बेबी जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आपकी प्लानिंग नहीं रहती है। वो क्या होता है कि आपको जाने अनजाने में हो जाता है, तो फिर ऐसा आता है कि जाने दो, हो गया तो जाने दो, तो भगवान की कृपा है, तो उसको अभी नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा सोच के आप उसको रहने देते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत ही अच्छी प्लानिंग नहीं होती है, तो इससे बेबी का भी अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, आप भी अच्छे से देखते नहीं हो, वो नंबर्स ऑफ जो बेबी रहता है उसको नहीं। आप एक फर्स्ट फिक्स प्लानिंग रख लो कि कितना टाइम पे कितना करना है, कितना बेबी हमको चाहिए। क्लियर? अभी मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो जो फैमिली प्लानिंग, उसका ऑब्जेक्टिव मैं एक एक ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ कि फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ फैमिली प्लानिंग, तो पहला जो होता है, तो जो अनवांटेड, जो मतलब हमको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे ऐसा समझ में नहीं आया और ऐसा बेबी हो गया, इस चीज़ों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इस चीज़ों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो पहला हो गया टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। क्लियर? उसके बाद टू ब्रिंग अबाउट अ वांटेड बर्थ, ब्रिंग अबाउट अ वांटेड बर्थ। क्लियर? मतलब ये हो गया कि आपको बच्चा चाहिए, अगर नहीं चाहिए बच्चा तो वो बच्चे को आप अवॉइड कर दो, और अगर कोई बच्चा आपको चाहिए, अगर कोई बच्चा आपको चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, आपकी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अगर आपको बच्चा चाहिए तो वो बच्चा करिए। क्लियर? ऐसे बिना प्लानिंग के मत करिए। ये प्लानिंग होगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मदर के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो बेबी अपकमिंग बेबी रहेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो समाज रहेगा वो अच्छा रहेगा, आपका देखभाल भी अच्छे से रहेगा। क्योंकि नंबर सब अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आजकल पता ही है इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? अच्छे से एजुकेशन नहीं होगी, अगर उसका अच्छे से एजुकेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि वो गलत गलत रास्ते पे जाएगा। क्लियर? पहला हो गया कि टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, और सेकेंड वन टू ब्रिंग अबाउट अ वांटेड बर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड ये 2 पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। मतलब क्या होता है प्रेगनेंसी, मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एक बेबी हुआ है, एक बेबी हुआ, इस बीच में आपको जो दूसरा अगर बेबी चाहिए तो ये 3 to 4 years का टाइम होना चाहिए। 3 to 4 years का टाइम, ऐसा नहीं 1 साल में दूसरे साल में आप बच्चे, तो क्या हो जाएगा कि जो मदर्स रहेगी उसको भी प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेशंस होगी, और जो बेबी रहेगा उसको तो कॉम्प्लिकेशंस होगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हमारा फोर्थ वन आता है, फोर्थ वन आता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो और क्या होता है कि जैसे एक ना टाइम होती, क्या होती है, एक टाइम होती है कि कितने टाइम तक जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स डिसाइड, ऐसे लिखो, पेरेंट्स शुड डिसाइड फॉर प्रेगनेंसी। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि आप पहले बेबी नहीं कर रहे, आपकी एज 40-50 की अगर एज हो गई है तो उस एज में आप बेबी करें, तो क्योंकि क्या हो जाएगा, तो ये दोनों, ये जो कॉम्प्लिकेशंस रहेगी मदर और जो बेबी रहेगा, दोनों की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस होगी, दोनों की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें कि आप क्या करें, आप ये ट्राई करिए, ये ट्राई करिए कि जो एक टाइम है 30-35, ये जो टाइम है उसी एज में अगर बेबी करेंगे
तो हेल्दी बेबी भी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। क्लियर, आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे, ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको आता हमारा स्कोप ऑफ अगर एक और देख लेते हैं। उसको आता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली, रेगुलेट न तो ऐसा रेगुलेट नंबर ऑफ चाइल्ड, मतलब कि पहले ये डिसाइड कर लेने का कि घर में कितने बच्चे चाहिए, एक बच्चे चाहिए, दो बच्चे चाहिए, तीन बच्चे चाहिए, चार बच्चे, इतना तो नहीं करना है, एक या दो बच्चे आपको करना है। तो बस उसके लिए पहले से ही कंफर्म रहो, एक बच्चा करना है या दो बच्चा करना है। तो वो किस में आ जाएगा, हमारा ये ऑब्जेक्टिव देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अवॉइड करना है अनवांटेड बेबी, अवॉइड करना है अनवांटेड बेबी। इसके लिए अगर अवॉइड करने के लिए क्या हो गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हो। क्लियर। और दूसरा हो गया टू ब्रिंग अबाउट अ वांटेड बर्थ, मतलब कि जिस बेबी की जरूरत है इस धरती पे, जिस बेबी की जरूरत है इस धरती पे, जिस बेबी की जरूरत है आपको, वही बेबी को क्या करना चाहिए, बर्थ देना चाहिए। क्लियर। और क्या करना चाहिए, टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, मतलब एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी को क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। 3 to 4 ईयर्स का गैप देना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोनों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। और पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जो एज होती है, जो पेरेंट्स होती है उनकी एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो डिसाइड पहले कर लेना चाहिए। क्लियर। ये नहीं 40 से 50 साल की जब हो गए उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी करते हैं, उस टाइम पे अगर बेबी को बर्थ देते हैं, तो जो बेबी रहेगा वो हेल्दी नहीं रहेगा और उनको संभालना भी अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी हेल्थ से थोड़ा खराब रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि उनको प्रॉब्लम्स होगी, तो बच्चा भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, समाज को समझ नहीं पाएगा। क्लियर। और रेगुलेट करना नंबर ऑफ चाइल्ड, मतलब कि आप पहले से ही फिक्स रहो, आप पहले से ही ये कंफर्म रहो कि आपको कितना बेबी चाहिए, वो पहले से आपको कंफर्म रहना चाहिए। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद आते हैं हम लोग स्कोप देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्लियर। देखो, अगर अच्छे से करोगे, मतलब अनवांटेड बर्थ भी नहीं रहेगा, वांटेड बर्थ रहेगा, और रेगुलेट करोगे एक प्रेगनेंसी से दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में टाइम, और एक एज रहेगी पेरेंट्स की, कितना एज में उनको बेबी करना चाहिए। ये सब चीजें अगर है, इसका फायदा क्या हो जाएगा पता है, कि जो लिमिटेशन होती है ना बर्थ की, वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर रहेगी। क्या हो जाएगी, प्रॉपर स्पेस और लिमिटेशन ऑफ द बर्थ हो जाएगा। तो इसके देखो कैसा मैं बोलूँ अभी, प्रॉपर स्पेस एंड लिमिटेशन ऑफ, मतलब कि अगर इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि जो एक और दूसरे बेबी के बीच में जो स्पेस रहेगा वो कैसा अच्छा रहेगा, दोनों का ग्रोथ भी अच्छे से होगा। और इसे क्या हो जाएगी कि जब अगर 3 से 4 साल के बीच का अगर गैप दोगे, तो जो बेबी का जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, कि 3 साल में 4 साल में एक अगर बच्चा करेंगे तो आप 1-2 बच्चे ही होंगे। अगर यही 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर फिर से बेबी आने लगा 1-1 साल में, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर जो रहेगा बच्चों क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। इसलिए क्या होता है, इसलिए अगर प्रॉपर स्पेसिंग, मतलब एक बच्चा अच्छे से बड़ा हो गया, उसको अच्छे से केयर कर लिए, अब दूसरा बच्चा बड़ा हो रहा है,
तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक बोलते हैं ना ऐसा मिल जाएगा कि किसको कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, उसका कैसे देखभाल करना वो, और बच्चे को भी अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छा स्पेस मिल जाएगा। क्लियर। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ बर्थ हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बच्चे बर्थ नहीं करेंगे। क्लियर। और होता है, देखो, और होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, मतलब कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि, और कोई कहाँ आपको टच करे ऐसा, मतलब वो अगर आप बताए रहोगे, पेरेंट्स को अगर पता रहेगा तो वो पेरेंट्स अगर बच्चे लोग को बताएंगे, मतलब कोई गलत तरीके से छू रहा है, गलत तरीके से देख रहा है, गलत तरीके से कोई देख रहा है, तो गलत कुछ करने का ट्राई कर रहा है, तो जितना भी सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन जो इंडिया में है अभी तो ज़्यादा इतना सब लोग ओपनली नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। बाकी बाहर देश में तो इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि इसका एक लेक्चर्स भी होता है, इसका एक लेक्चर्स भी होता है स्कूल्स में। क्लियर। उसको कहता है एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड। जो पेरेंट बन गए हैं उनको कैसे, पेरेंट्स बनने के बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका क्या जॉब होता है, बच्चे को कैसे देखना चाहिए, बच्चे से कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चे का अगर कुछ हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए कौन से डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये चीज़ क्या होता है बताना रहता है। तो एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड लिख लो, एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होता है, साइकिल्स होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में स्क्रीनिंग, उसके बारे में पूरा अच्छे से बताना चाहिए। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो उस टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो अभी उतना ज़्यादा घबराने का नहीं, ये प्रॉब्लम्स होती है, ये चीज़ों को खाना चाहिए। ऐसा अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, थोड़ा होता है। थोड़े टाइम के बाद जब तक ब्लीडिंग नहीं होगा, जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाता है। क्लियर। क्लियर। ये जितना भी रिप्रोडक्टिव के से रिलेटेड है उसके बारे में क्या आप नॉलेज दे सकते हैं। क्लियर। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें खाएंगे तो बेबी जो रहेगा अच्छे से ग्रोथ होगा, बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, सोने का पोस्चर क्या होना चाहिए, पोजिशन क्या होना, ये सब चीज़ें क्या होती है आप उसको, आप उन लोगों को एजुकेट कर सकते हो। क्लियर। स्क्रीनिंग फॉर स्क्रीनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, प्री मैरिटल कंसल्टेशन, मतलब शादी से पहले उनके बारे में जानो। कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी क्या होता है कि किसी किसी को ना कोई प्रॉब्लम, जैसे HIV हो गई या कोई और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रहता है, या तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहता है, वो क्या होता है कि वो बताने में शर्माते हैं, वो बताने में शर्माते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कंसल्टेशन या काउंसलिंग ये सब क्या होना चाहिए, करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि बाद में एक दूसरे के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे को, क्योंकि आज नहीं तो कल जब पता चलेगा तो उससे क्या हो सकता है कि जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है, जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए और पूरा चीजें शेयर करके रखना चाहिए। मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी आता है, उस ट्रीटमेंट कराओ और एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहो। क्लियर। मैरिज काउंसलिंग लिख लो, मैरिज काउंसिल कर सकते हो, जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनको। क्लियर। और
कुछ कुछ मदर्स होती हैं, कुछ कुछ मदर्स होती हैं जो बेबी को क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। बेबी को क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। वो अडॉप्ट करने के बाद उनको क्या क्या कुछ सर्विस हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास है तो उनको हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समाज में ले जाके कुछ एनजीओ से मिला सकते हैं। तो कुछ अगर उनको अगर कोई चीज़ें की जरूरत रहेगी, वो चीज़ जो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। क्लियर। और अगर अडॉप्शन के उसको उसके बारे में केयर कैसे करना चाहिए जो बेबी अभी है, क्योंकि अगर वो माँ नहीं बनी है, उनका खुद का अगर बच्चा नहीं है तो उनको ज़्यादा उतनी बारे में पता नहीं रहेगा, लेकिन सुना सुना उनको पता रहेगा। तो क्या आप उसके बारे में एक कंप्लीट गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे इसका केयर कर सकते हैं, ये न्यूट्रिशन होता है, ऐसा न्यूट्रिशन होता है। और या फिर अडॉप्शन करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ें क्या करते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा जैसे ये सब चीज़ें हो गई, इसको अभी हो गया कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तो जैसे कोई कोई शर्माएंगे तो आप उस चीज़ को ऐसे बता सकते हैं कि आप ये बहुत वैसी चीज़ नहीं है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कब करना चाहिए, कितना टाइम में करना चाहिए, और कंफर्मेशन कैसे आएगा, तो क्या इस बारे में क्या करते हैं आप बता सकते हैं। क्लियर। और न्यूट्रिशनल गाइडेंस दे सकते हैं कि जब बच्चा आ गया है या बच्चा पेट में है तो उसके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जब बच्चा का बर्थ हो गया है तो बर्थ होने के बाद आप ये बोल सकते हो कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ मदर का दूध देना चाहिए, और यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए। क्लियर। और जो फर्स्ट जो मिल्क रहता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ये चीज़ें क्या करते हैं आप बता सकते हो। जो मिल्क रहता है उसका कितना बड़ा रोल होता है, जो फर्स्ट मिल होता है, और मदर को क्यों ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, और बेबी को क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, और बॉटल्स का जो दूध होता है उसको क्यों नहीं देना चाहिए ज़्यादा। और एक टाइम के बाद 3 साल 2 साल के बाद 2 साल के बाद मोस्ट ऑफ जो डायरेक्ट ग्लास से दूध देना चाहिए, या कप में बच्चे को दूध दो, ऐसे कुछ और बॉटल्स के थ्रू नहीं देना चाहिए। क्लियर। ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करूं तो क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जिसको यूज करना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन ये होते हैं, बैरियर का काम करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं। बैरियर का काम क्या करते हैं, जैसे देखो जो कॉन्डम्स होते हैं, डायफ्रागम होते हैं, और वजाइनल स्पॉन्ज। क्लियर। दो ही चीज को देखो, एक देखो जो फिजिकल मेथड होता है जो हम खुद से कर सकते हैं, जो खुद से कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया फिजिकल, इसमें हो जाएगा कॉन्डम, और दूसरा हो जाएगा डायफ्रागम। क्या हो जाएगा, डायफ्रागम। क्लियर। पहला हो गया कॉन्डम और दूसरा हो गया डायफ्रागम। जो कॉन्डम्स होता है ये मेल के लिए होता है, ये क्या होता है मेल, और जो फीमेल का होता है उसको बोलते हैं डायफ्रागम। क्लियर। मेल का भी आता है और फीमेल का, जो मेल आता था उसको कॉन्डम बोलते हैं, और जो फीमेल का आता है उसको डायफ्रागम। क्लियर। उसके बाद हमारा केमिकल मेथड, उसके बाद आता है केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड होता है, कुछ फोम हो गए, क्रीम हो गए, या सपोजिटरी हो गई, या सोल्यूबल फॉर्म्स हो गए, तो ये क्या होता है फिल्म हो गए। तो ये सब क्या होता है कि जैसे उस प्लेस पे, उस एरिया पे जो वजाइनल वाला एरिया है, या तो फिर पेनिस वाला एरिया, उस एरिया पे फोम होता है, कोई क्रीम होती है, या सपोजिटरी मतलब क्या होता है कि उस प्लेस में अंदर डाल देना रहता है, इंसर्ट करना रहता है। जैसे वजाइनल एरिया में क्या करेंगे, उस चीज को सपोजिटरी मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आफ्टर जब इजैकुलेशन हो जाता है उसको क्या करते हैं बाद में रिमूव कर लेते हैं। क्लियर। फोम आता है, क्रीम आता है, सपोजिटरी आती है, ये सब। और कुछ फिल्म होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिसको क्या करते हैं सेमी लिक्विड उसको अप्लाई करते हैं। क्लियर। ये हो गए। उसके बाद हमारा हो गया जैसे और भी बाकी चीजें होती है, जैसे कॉपर टी हो गई। और अगर तो कॉपर टी हो गया, इसमें क्या करते हैं कि जो ये हमारा हो गया फेलोपियन ट्यूब,
ये हमारा हो गया यूटरस, क्लियर। ये हो गया ओवरी, क्लियर। देखो अब क्या हो जाता है, अब क्या हो जाता है कि ये वाला जो पार्ट इधर से समझो कि मैंने क्या बोला अभी, कि इधर से ना कॉपर टी ना ऐसे डाल देंगे, ऐसे जिससे डालेंगे ना तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कवर कर देता है और इसको ऐसे कवर कर देगा। तो मतलब जैसे ओवम यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ आके ओवम आने को ट्राई करेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, बैरियर, क्या हो जाएगा, बैरियर। तो यहाँ से अगर स्पर्म आता है तो क्या यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ क्या ओवम है और यहाँ ओवम है, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी, क्या होगा, ये प्रॉपर्टी, क्लियर है। और बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर ज़्यादा टाइम तक हो गया है, अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, तो उसके बाद 72 पिल्स आती है, उसको 72 आवर्स के पहले लेना रहता है। फिर आई पिल भी आती है, वो भी 72 आवर्स के पहले लेना पड़ता है। फिर एक पिल आती है जो अगर मिस कैरेज में काम आती है। जो ये सब चीज़ें होती है बहुत इलीगल होती है, इसको ऐसे परचेस आप करके नहीं यूज कर सकते, क्लियर, क्लियर। तो क्या होता है कि जैसे ही ये सब चीज़ें हो गई, क्लियर। देखो कॉन्डम्स हो गए, डाइफ्रैगम हो गए, कॉन्डम्स हो गए, डाइफ्रैगम हो गए, ये क्या हो गया फिजिकल में। और केमिकल में क्या हो गए, केमिकल में फोम हो गए, जेल हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती है इसमें, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये सब डिटेल्स था फैमिली प्लानिंग और हम लोगों ने डेमोग्राफी देखा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी इन द नेक्स्ट। डिटेल्स रहेगा हमारा मदर एंड चाइल्ड के बारे में, उसका हेल्थ क्या होना चाहिए, कैसा, क्लियर। चलो सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्थी। एंड अच्छे सबसे बात करिए, बड़े की इज्जत करिए, थैंक यू।